स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे आइस बैन जो बहुत सारे देश इसके बारे में सोच रहे हैं। वो वरदान है या शराप है उसे समझते हैं, बून है या बेन है। तो आइए इसे पकड़ते हैं। तो ये मूवमेंट जो है पूरी दुनिया में चल रहा है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अलग-अलग देश अलग-अलग टाइमलाइन दे रही है, लेकिन एक पूरा दुनिया में एक थोड़ा समझिए ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि ये करना है। तो आइडिया ये है कि इनका है कि हम लोग को सीधा फ्लैट आउट आइस पे बैन लगा देना है। यानी कि नया बनाना, बेचना उसी पे बैन लगा देना है। मतलब आपके पास है ठीक है, उसको नहीं हटाया जाएगा लेकिन मतलब वो कुछ साल बाद हटाएँगे, लेकिन अभी के लिए मतलब जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं सबको ईवी में शिफ्ट करना है और सबको बस करना है। ये मतलब अब उस पे लॉ लेवल पे करें, जैसे कि यूएसबी-सी के साथ किया गया था वैसा ही। तो ये करेंगे। अब आइस का मतलब अगर आप लोग नहीं सुने हो, कई बार आर्टिकल में लिखा रहता है आइस, तो कंफ्यूजन होता है, वो समझिए इंटरनल कंबस्शन इंजन है। और किसको अलग-अलग कंट्री अलग-अलग लेवल पे चल रही है। जैसे कुछ देश का है कि भैया हम डीज़ल को बंद करेंगे, कुछ देश का है कि हम पेट्रोल को बंद करें, कुछ देश का है कि हम जेट फ्यूल भी बंद कर देंगे। तो अलग-अलग लेवल का आपको मिलने को मिलेगा। मतलब अलग-अलग देश का आप पढ़ रहे हैं, अलग-अलग डेटा पॉइंट मिलेगा। ये सारे देश इसमें लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। तो थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा-सा गहराई में उतरना पड़ सकता है। डीज़ल पे काफ़ी लोग मिसाइल मार रहे हैं, इंडिया इंक्लूडिंग। पेट्रोल पे बहुत लोग पढ़ रहे हैं। जेट फ्यूल पे एक ही महामूर्ख है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर बहुत कंट्री है, शायद नाम सुने होंगे, ईयू कहते हैं उसको। और ये सब इंक्लूडेड है। और इसका टाइमलाइन क्या है कि मतलब कब का ये बैन करने का रखें। 2025 से 2035 तक का टारगेट है। यानी कि पिछले कुछ साल से ये पकाया जा रहा है बैकग्राउंड में और अब ये मतलब समझिए ऑलमोस्ट डिप्लॉयमेंट करने पे आ गया है। जैसे देखिए नॉर्वे का टारगेट है कि वो 100% ईवी पे चल जाना चाहते हैं, मतलब कंबस्शन होना ही नहीं चाहिए। वो उनका टारगेट है 2025 तक में वो 100 कर देंगे। और रहा बात, ये कई बार आप लोग को चूना लगाया जा सकता है, अगर आप समझदार नहीं हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। अगर कोई भी यूरोपियन देश का एग्जाम्पल दे रहा है कि अरे वो कर लिए, जूता ले और उसे मारे और फिर बोले पॉपुलेशन कितना है उस देश का। नॉर्वे का पॉपुलेशन में बिलियन नहीं है, बहुत सारे करोड़ हटाने पड़ेंगे, 10 करोड़ तो ठीक से नहीं पहुंचेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत छोटी आबादी में बहुत सारा चीज़ कर लेना बहुत आसान होता है, वहीं पे 1.5 बिलियन लोगों के साथ कुछ करना भारी मुशक्कत होता है। इसीलिए अमेरिका भी उतना चीज़ नहीं कर पाता जितना हल्ला सब लोग कर रहे हैं, अरे यूरोप में ना ये हो गया, अरे भैया छोटी सी तो मोहल्ला है, मोहल्ला कोई लोग कंट्री बोल के चल रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, पॉपुलेशन का स्कोप जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझोगे कि गवर्नमेंट लॉ कैसे लगा सकती है और कैसे अप्रूव हो सकता है। कि आप कहीं देख लो सिंगापुर में तो लॉ लगा दिया, अरे भैया कितने लोग रहते हैं वहाँ। हमेशा पॉपुलेशन को देखिए, समझिए, क्योंकि पॉपुलेशन से आपको पता चलेगा डेमोक्रेसी में कितना आराम से कोई काम होता है। वो डिपेंड करता है कितने वोटर हैं। कम वोटर हैं, आराम से आप उन्हें एग्री करा सकते हैं, आराम से सब चीज़ हो जाएगा। ज़्यादा वोटर हैं, लड़ते रह जाइएगा। एग्जाम्पल इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। और चाइना में सीसीपी के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है। तो चलिए, नॉर्वे का टारगेट है, नीदरलैंड्स का टारगेट है कितना 2030 का टारगेट दिया गया, यूके का टाइट में 30-35 दिया गया है। फ्रांस और कनाडा टारगेट रखा है 2040 का। जर्मनी थोड़ा सा चिल मारा हुआ है क्योंकि उनकी तो पूरी गाड़ी इंडस्ट्री के चलते उनका नाम है, तो 2050 उनको थोड़ा टाइम दिया गया है। और इंडिया और साउथ कोरिया, जापान, ये लोग का रखा गया कि 25% तक हम लोग बाई 2030 कर देंगे। तो ये टाइमलाइन फिक्स नहीं है, अलग अलग कंट्री अलग अलग एम के हिसाब से चल रही है, और जब इलेक्शन होता है तो ये सब बदल सकता है। लेकिन ये मूवमेंट हकीकत में है और बहुत लोग इस पे मेहनत कर रहे हैं। चाहे आपको पसंद हो, चाहे ना पसंद हो, लेकिन इस पे गाड़ी खोल दी गई है। चाहे वो यूके हो, इंडिया हो, चाइना हो, ईयू हो, यूएसए हो, कनाडा हो, हुलुलुलु हो, झिंगालाला हो, सब कोई पढ़ चुके हैं इस पे। ये समझना बेहद ज़रूरी है। अब ये हम लोग हाइपोथेटिकल की बात नहीं कर रहे हैं। ये होगा, बस टाइमलाइन अलग है। अनफॉर्चुनेटली ये डिटेल 2020 का मैप था, तो मुझे 2024 का मिलता, थोड़ा सा यहाँ से लाइन बढ़ता, बट रफली वही है। तो ये मूवमेंट है, ठीक है? इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो लॉजिक क्या है? तो इसका लॉजिक जो है कि CO2 का इमिशन हम लोग रोकना चाहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे रोकें? उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है, जो मतलब एकदम अनबैलेंस कर दिया है दुनिया को, वो है फ्यूल कंजम्पशन, जैसे कि हाइड्रोकार्बन। यानी कि जो धरती का भूतकाल का हाइड्रोकार्बन है, जिसे धरती ने दफना दिया है, भूल गए हैं, उसे हम लोग खोद के निकाल देते हैं, जिसे हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं, और उसे हम लोग जलाते हैं। जलाने के बाद क्या होता है? हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है और वाटर वेपर में बदलता है। वाटर वेपर से उतना प्रॉब्लम नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत प्रॉब्लम है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रोकें कैसे? एक काम करो, फ्यूल जलाना ही कम करो। और ये लॉजिकल आइडिया है कि अगर आप फ्यूल ही खत्म कर देते हो तो CO2 का प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगा। क्या ये बात सच है? एकदम साइंटिफिकली एक्यूरेट है। अब रहा बात की, अगर नेक्स्ट फेज में आप ये कर देते हो, आपका नेक्स्ट परचेस, यानी कि जैसे अभी मेरे फैमिली में एक तो छोटी सी गाड़ी है, हल्का गाड़ी, कोई भारी भरपुष्ट नहीं है, हल्का गाड़ी है। और कल को मान लिया हो जाता है 10 साल हो जाता है, 15 साल हो जाता है, या 20 साल हो जाता है, और हम सोचते हैं कि ठीक है अपने यहाँ गाड़ी लेते हैं। अगर उस टाइम मेरे पास ऑप्शन ही नहीं रहे कि आइस यानी कंबस्शन इंजन ले सकेंगे, तो घूम फिर के समय के साथ
सारे के सारे गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी में बदल जाएँगे। मतलब कंट्री को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो एक लॉ लिखेगी, टाइम दे देगी सारी कंपनी को कि भैया आप चेंज करो और देखते-देखते सारा चीज़ का प्रोडक्शन जो है वो हो जाएगा। उसपे कार्बन टैक्स देने का हाय-तौबा नहीं करना पड़ेगा, बहुत फचान बच जाएगा। तो आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आपका नेक्स्ट परचेज़ जैसे कि आईफ़ोन को कैसे सुधारा गया ईयू से। ईयू ने जूता-चप्पल लिया, उसे मारा आईफ़ोन को और बोला शांति से तुम यूएसबी-सी दो। और उसका क्या हुआ कि ठीक है, अब सारे फ़ोन यानी कि एंड्रॉयड जितने हों, आईफ़ोन जितने हों, सब यूएसबी-सी इस्तेमाल करेंगे 2024 और 2025 से। और 2026 तक में सारे लैपटॉप के चार्जर भी जो भी 240 वाट के अंदर है, वो भी यूएसबी-सी यूज़ करेगा। तो सब के सब जो भी चीज़ 200 वाट के आस-पास का है, सब का सब यूएसबी-सी से चार्ज होगा। और धीरे-धीरे ये 2026 तक में लैपटॉप का डेडलाइन है। और जैसे-जैसे 2030 आएगा, हम लोग भूल चुके होंगे एक दुनिया को कि जहाँ पे हुलुलुलु चार्जर होते थे। अरे लेनोवो का ना ये हुलुलुलु चार्जर है, ये डेल का हर्षई दीर्घई चार्जर है, ये दंसा चार्जर है, अरे एप्पल का ना अपना नौटंकी है, वो सब सब समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे यूएसबी-सी में किया गया, वैसा ही गाड़ी में करना चाहते हैं कि ठीक है, गाड़ी अभी सब लोग अपना हर्षई दीर्घई कर रहे हैं, लेकिन सबको धीरे-धीरे धीरे-धीरे हम लोग ये कर देंगे भैया आपका नेक्स्ट परचेज़ में आप शांति से यही खरीदो क्योंकि हम बाकी का ऑप्शन नहीं रखेंगे और मतलब समय के साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और कंप्लीट अडॉप्शन अचीव कर दिया जाएगा बिना कोई टेंशन के। ये स्लो है, मतलब ऐसा नहीं कि आज ही आप सब पे लॉ लगा दो, नहीं कल से आपको ये खरीदना है। वो लॉ बहुत तकलीफ वाला होगा। अगर मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट लॉ बना देती है कि आपका आज हम मान लीजिए बीएसआई 7 उतार देते हैं और कल से आपको जितने भी बीएसआई 6 गाड़ी है तुरंत बंद कर देना है। बहुत लोगों को तकलीफ हो जाएगा, इसीलिए हमेशा टाइम दिया जाता है कि पहली बात मैन्युफैक्चरर्स को पहले रेडी करो, मैन्युफैक्चर रेडी करो, मार्केट में उतारो, उसको थोड़ा टाइम दो, फिर उसके धीरे-धीरे गवर्नमेंट का इंसेंटिव डालो। धड़-धड़ा के नहीं करेंगे क्योंकि पब्लिक जान मार डालने पे आ जाएगी। खासतौर पे डेमोक्रेसी में सीधे जान मारने पे आ जाएगी। ये क्या है कि जब देखो तब आप हमारा गाड़ी बदल दे रहे हो। तो समझना बहुत ज़रूरी है, धीरे-धीरे करना ज़रूरी है, नहीं तो लोग मिसाइल मार देंगे। तो वही है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना है तो धीरे-धीरे थोड़ा-सा हौले-हौले से प्रेशर डाल के कर देना है। तो लॉजिक अच्छा है, मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, लॉजिक में कोई गलत नहीं है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये टॉप डाउन थिंकिंग है, यानी कि जैसे इंडिया में काफ़ी सोलर का ग्रोथ हो रहा है, उसमें मेजॉरिटी जो कारण है ग्रोथ का, उसमें एक भी कारण एनवायरनमेंट नहीं है। हमारे यहाँ काफ़ी लोग सोलर लगा रहे हैं, जानते हैं क्यों लगा रहे हैं? एनवायरनमेंट से लेना-देना है? कतई नहीं। लोग परेशान हैं भैया, लाइन रहता नहीं है। हमारे जो राजस्थान में हमारे फ्रेंड सब रहते हैं, सीमेंट की फैक्ट्री सब है, वहाँ पे लोग मतलब अपना ये कॉलोनी के लिए बड़ा सोलर फार्म लगाया, आधा मेगावाट का। क्यों लगाया भैया? बिजली बिल देना उनको अच्छा नहीं लगता था। लोग इसलिए कर रहे हैं। और ये देखिए एनवायरनमेंट बचना हमेशा सेकेंडरी होना चाहिए। आपका प्रॉफिट होगा, आप खुद ब खुद पर्यावरण में बचाएँगे। वहाँ पे लोग सोलर क्यों लगा रहे हैं? भैया हम बिजली से परेशान हैं, हमको अपना सोलर चाहिए। भैया हम बिजली बिल देने से परेशान हैं, हमको अपना सोलर चाहिए। ये सही रास्ता होता है। अब गवर्नमेंट ऊपर से मिसाइल मारने लग जाए कि नहीं सबको सोलर लगाना है, तब आप तुरंत बोलोगे धांधली है। तुरंत आपके दिमाग में आएगा क्योंकि अगर ये ऐसा कानूनन नॉर्मली होता है तो हर कोई खुद करेगा। इंडिया में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि सोलर और करो, दिखते-देखते हर साल हम लोग गीगावाट आवर ऐड करते जा रहे हैं, हर साल। और साल दर साल का रेट भी बढ़ते जा रहा है। अभी तो ये खतरा आ रहा है कि अगर हम लोग करंट स्पीड पे चलते रहे तो ग्रिड इनर्शिया खत्म हो जाएगा, तो वो एक अलग तांडव है, लेकिन अब समझिए गाड़ी अपने चल रही है। ये टॉप डाउन थिंकिंग जो है कि हम ऊपर में कोई डिसीजन ले लिया, अब नीचे वाले सब झेलो, ये बहुत खतरनाक होता है। ये बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं कि मार्केट रेडी नहीं है, आप जबरदस्ती का कुछ फोर्स कर रहे हो। जैसे यूएसबी-सी का भी अगर एग्जांपल दें, वो बहुत पहले से वो एप्पल ज़बरदस्ती का नौटंकी है और पहले भी ट्राई किया गया था जिसमें आपका ये कॉमन चार्जिंग स्टैंडर्ड बनाया गया था। उसमें एप्पल साइन किया लेकिन एप्पल लॉल कर दिया कि हम नहीं मानेंगे आपका बात को, हम ट्रोल कर देंगे आपका। इसीलिए देखें एप्पल का में लाइटनिंग से यूएसबी क्यों रहता है? वो बाय लॉ ये बनाया गया था कि अगर आपका चार्जर आइटम बहुत स्मॉल है तो आप एडाप्टर दे सकते हो। तो वो एडाप्टर देके ट्रोल कर दिया कंपनी को कि देखिए इसीलिए हम माइक्रो बी नहीं दिए, जबकि माइक्रो बी के लिए सब कोई साइन किया था, चाहे सैमसंग हो, चाहे सोनी इरिक्सन हो, चाहे मोटोरोला हो, नोकिया हो, हर कंपनी साइन किया इंक्लूडिंग एप्पल। एप्पल बस मूत्र विसर्जन कर दिया। दूसरी बार जब लॉ बनाया गया तब अबरी बार पकड़ के एप्पल को मारे कि नहीं, तुम्हारा मुंह नहीं खुलना चाहिए अबरी बार। तो यहाँ पे ये उस तरह का नहीं है ये बस ऊपर से उन्होंने डिसीजन ले लिया। ऐसा नहीं कि गाड़ी उसी रास्ते पे जा रहा था, एक नौटंकी कर रहा था, उसको लाइन पे लाना, ना, ना, ना। हम लोग जाना ही नहीं चाह रहे हैं उस जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे और ये ऊपर से कोई डिसीजन ले रहा है कि हम एज़ ए आपका कर्ता-धर्ता हम डिसाइड करते हैं कि आप सबको ये करना है, करो। ये थोड़ा-सा खतरनाक बात है। और यहाँ पे समझिए जब भी आप फ़ोर्स करते हो तो मार्केट अच्छा रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे अब दिक्कत ये है कि दुनिया रेडी ही नहीं है। मतलब कि अगर सबके सब अभी पगला जाएँगे, ठीक है। सब लोग अपना जी-जान लगा के भिखमंगा बन के कि गाड़ी खरीद लेते हैं। क्योंकि गाड़ी खरीदना एक मिडिल क्लास आदमी के लिए एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। कई साल तक पैसा देना होता है और बहुत सारे केसेस में कि आप रिटायरमेंट में लोग गाड़ी लेते हैं कि भैया रिटायरमेंट का जो लमसम मिलेगा उसपे एक गाड़ी ले लेते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि और आज के जनरेशन की तो बात ही नहीं करना, उनको तो सपना भी नहीं देखते हैं अब वो। क्योंकि गाड़ी मान ली खरीद भी लेंगे, रखेंगे कहाँ? तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि दुनिया रेडी नहीं है कि एकाएक आप बोल दो कि भैया सबको गाड़ी बदलना है।
क्योंकि 35% भी जितना चाहिए हम लोग को वो रेडी नहीं है। यानी कि फास्ट चार्जर्स का आप जो हल्ला करती हैं, फास्ट चार्जर कहाँ है? पता है आपको कहाँ पे? जैसे कि फास्ट चार्जर चाहिए आपका, कार के मैन्युफैक्चरर बोल रहे हैं हम 100 किलोवाट का फास्ट चार्जिंग करेंगे। आपका फास्ट चार्जर देख रहे हो ना, सीधा लिखा हुआ है 22 किलोवाट। भैया ये क्या धांधली है? हम तो सोचे आधा घंटा में गाड़ी फुल चार्ज हो जाए, मतलब 0 टू 80 हो जाएगा, पता चला ये तो 4 घंटे लग रहा है। और ये खुद ही सोचिए, आपने आखिरी बार कहाँ देखा था फास्ट चार्जर? पेट्रोल पंप हमने बाहरों बहुत बार देखा होगा, फास्ट चार्जर कहाँ देखा है? एसी लेवल 2 चार्जिंग भी आपको कहाँ-कहाँ देखने में आया? एसी लेवल 1 चार्जिंग बहुत जगह पे मिल जाता है, जो कि मतलब सिंगल प्लग है। तो दुनिया रेडी ही नहीं है कि ये ऊपर से लॉ बना दिया जाए। 35% भी हम लोग नहीं कर सकते। और हर एस्पेक्ट, अब मान लीजिए आप यूनिट लगा देते हैं, ठीक है? ग्रिड उतना मजबूत नहीं है जो इतना बड़ा झटका बर्दाश्त कर सके। तो वही समझिए। और अभी जो हम लोग ये बोला ना, ये मार्केट की तरफ से नहीं हो रहा है, ये ज़बरदस्ती का फ़ोर्स कर रहे हैं। दुनिया अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को पेट्रोल की तरह यूज़ कर रही है। यानी कि हम ना गाड़ी चलाएँगे दिन भर, और फिर जब बैटरी कम हो जाए तब कहीं जाके भर लेंगे। ठीक है? जैसे गाड़ी आप चलाएँ, उसको जाके कहीं पेट्रोल पंप में जैसे भराते हैं, वैसे ही हम बैटरी चार्ज कर देंगे, बस इसीलिए फास्ट चार्जिंग भाग रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी ऐसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ी का सही इस्तेमाल है, आप दिन भर एन्जॉय कीजिए, रात को घर में आइए, गैराज में लगाइए, तब उसे स्लो चार्जिंग, यानी कि आप कितना देर सोगे, मिनिमम 4 घंटा तो डेली सोगे, आराम से उसमें धीरे-धीरे वो ट्रिकल चार्ज करेगा, ग्रिड पे लोड नहीं पड़ेगा, आपका बैंक बैलेंस में छेद नहीं होगा, आराम से बैटरी भी लंबा चलेगा, खुश रहेंगे। कभी-कभार होना चाहिए कि फास्ट चार्जिंग के बारे में आप सोचो, कभी-कभार, रेयर, मतलब कि होता है ना कि अरे आज मनाली के लिए निकल गए, तो होना चाहिए था कि आपको बीच-बीच में चाहिए। अभी हर कोई फास्ट चार्जिंग के पीछे पड़ गया है। और जो ज़बरदस्ती का किया जा रहा है, वहाँ पे हो रहा है कि अच्छा भैया सबको अपने घर में चार्ज लगाना है, लेकिन गाड़ी यूज़ नहीं कर रहे हैं। गाड़ी खरीद लिए हैं, लेकिन भैया चार्ज करने में टाइम लगता है। तो बोल रहे हैं ये गाड़ी को हम लोग जो पेट्रोल पंप की तरफ यूज़ कर रहे हैं कि ठीक है, फास्ट चार्जिंग कहाँ है, वहाँ ले जाकर जैसे ओला आया, सब भैया हम यहाँ-यहाँ फास्ट चार्जिंग दे देंगे। इट्स लाइक फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक में एकदम लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, वो फर्स्ट ऑप्शन के तौर पे सब लोग सेल कर रहे हैं कि भैया आप खरीदिए ना, 5 मिनट में चार्ज हो जाएगा। इट्स लाइक सर वो आइडिया ही गलत है। आप कभी ऐसा सोचते हो मोबाइल फ़ोन को लेंगे 1 मिनट में चार्ज हो जाएगा? नहीं ना, आप मोबाइल हमेशा आराम से यूज़ करते हो और रात को रख देते हो चार्ज होने के लिए। गाड़ी आपका बहुत कम यू ऑन टाइम रहता है, आपका मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा ऑन टाइम है कंपेयर टू ए गाड़ी। गाड़ी आराम से अगर धीरे-धीरे हर जगह पे, जैसे आपका ऑफ़िस का पार्किंग हो, आपका पार्किंग ये मॉल सब का पार्किंग हो, ये मतलब थिएटर का पार्किंग हो, वहाँ सब पे धीरे-धीरे चार्ज करेंगे, ना ग्रिड को लोड पड़ेगा, ना बैंक बैलेंस में छेद होगा, लेकिन वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग पेट्रोल पंप जैसे चला रहे हैं, इसीलिए बोलिए ऊपर की थिंकिंग है। ऊपर से किसी ने डिसीज़न बना दिया, नीचे डाल दे रहे हैं। और फास्ट चार्जिंग बहुत एक्सपेंसिव होता है। आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना लाख लगता है, और कुछ-कुछ केस में करोड़ लगते हैं ये सब फास्ट चार्जिंग में। तो फास्ट चार्जिंग एक्चुअली होता क्या है? डिपेंड करता है कौन-कौन कंपनी किस रास्ते से आती है। कुछ-कुछ कंपनी क्या करती है, जो गाड़ी के अंदर है, जैसे टेस्ला जो है, टेस्ला गाड़ी बनाए तो वो ओईएम के पास जाते हैं कि भैया आप हमें ये यूनिट दो, मोटर आप ये दो, बेयरिंग ये आप दो, ऐसे सब लोग ओईएम के पास जाते हैं। उसमें एक यूनिट होता है जिसे हम लोग कहते हैं एसी लेवल 2 चार्जर, ठीक है? तो टेस्ला क्या किया कि एसी लेवल 2 चार्जर उनको ऑर्डर करना ही था, हर गाड़ी में एक ठो डालना ही था। तो उन्होंने कहा, "एक काम करो, उसको ऑर्डर 4-5 गुना कर दो।" एक ही पीस कई सारा ऑर्डर कर दिया, ठीक है? दाम घट गया, मास प्रोडक्शन का बेनिफिट मिल गया। वही को खूब सारा जोड़ के फास्ट चार्जर बनाने लगे। तो आपका 20 किलोवाट का चार्जर वो डाल देते थे गाड़ी में, और 200 का चार्जर के लिए वो 10 ठो को जोड़ के आपको फास्ट चार्जर बनाने लगे। तो ये सब जो आप देखते हैं वही है जो आपके गाड़ी में, कुछ-कुछ डिज़ाइन में तो एक्चुअली आप देख सकते हो कि अरे! ये मैन्युफैक्चर तो हमारा गाड़ी के अंदर भी लगा हुआ है। मिलेगा, हर में नहीं होता लेकिन काफ़ी में मिलेगा। तो कॉन्टेक्स्ट ये बहुत महँगा होता है, इसीलिए डीसी फास्ट चार्जिंग इकोनॉमिकल नहीं है, और ग्रिड को भी बहुत ज़ोर झटका देता है, क्योंकि सोचिए आपका गाड़ी, मान लीजिए गाड़ी का टंकी कितना यूनिट है, ये इतना यूनिट बिजली खाएगा, वो ज़्यादा नहीं होगा। मान लीजिए बस की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट होगा, बहुत ज़्यादा बात बात नहीं है 200 यूनिट। 200 यूनिट अगर आपको 30 मिनट के अंदर डालना पड़ जाए, ट्रांसफार्मर बोल जाएगा। दिक्कत ये है, जो फास्ट चार्जिंग में जो आप टाइम श्रिंक करने की कोशिश करते हैं, ग्रिड बोलता है बच्चे की जान लोगे। वहीं पे आप बोलो ना सर इसे आप 4 घंटे में दो, उसका कितना मतलब लोड जो है वो 50 हो जाएगा 200 के केस में। धीरे-धीरे करो, कोई टेंशन नहीं है। वही फास्ट चार्जिंग बहुत बोल रहे हैं कुछ-कुछ केस में ये सब कई करोड़ के आते हैं। 2 करोड़, 2.5 करोड़, 4 करोड़, कौन लगाने वाला है इसको? पेट्रोल पंप का तो, और जो लोग फ्रेश पेट्रोल पंप बनाए वो लोग पागल है क्या? भैया अभी हमको इसका ही ईएमआई कंप्लीट नहीं किया और तुम बोल रहे हो कि हम नया इस पे कबाड़ लगाएँ, कौन करेगा? वही बोल रहे हैं, अभी 100% अगर ऐसा कर दिया जाए कि किसी ने ऐसे थैनोस स्नैप कर दिया कि भैया सारे गाड़ी ईवी हो जाए, अगले दिन देश में बिजली गायब हो जाएगी। अगले दिन। फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया है, चाइना है, यूएस है, अगले दिन ये होगा। छोटी कंट्री में नहीं होगा। इसलिए नॉर्वे का मत है, छोटी कंट्री में नहीं होगा। वो लोग धीरे-धीरे अपना सा कर लिए। उनका जितना गाड़ी उतना तो हमारे यहाँ कबाड़ खाना में रखा रहता है। तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि सोच विचार के साथ ये नहीं कर रहे हैं। हम लोग का थॉट प्रोसेस नहीं बदला। अभी भी हम लोग फास्ट चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग कर रहे हैं, और फास्ट चार्जिंग महँगा होता है, ग्रिड के लिए भी बुरा होता है, बैटरी की भी वाट लगाता है, लेकिन हमारा दिमाग उसी पे फँस गया है।
और बैटरी केमिस्ट्री अभी स्टैंडर्डाइज़ नहीं है। ये सब बहुत खतरनाक है, जैसे कि आपका गाड़ी क्यों इतना माइलेज दे रहा है कंपेयर टू जितना पहले 30 साल पहले देता था। कारण ये है कि पेट्रोल जो है, वो उसमें सिर्फ़ पेट्रोल आपको नहीं देता। पहले पेट्रोल रिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, बल्ले-बल्ले। उसके बाद उसमें चीज़ ऐड किए जाते हैं, जिसमें डिटर्जेंट होगा, लुब्रिकेशन होगा, बहुत सारा चीज़ ऐड किया जाता है और वो उसका एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। फिर वो स्टैंडर्ड के साथ आपका गाड़ी मैन्युफैक्चर के साथ काम किया जाता है कि भैया ये हम एग्ज़ैक्ट यही तेल देंगे, आप इसके हिसाब से काम करो। तब जाके दोनों खुशी-मंगली से चलते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी के केस में बिजली तो चलो हमने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, सबको बिजली कैसे देंगे, देखो भैया आपका जो वोल्टेज है हम आपको उससे देंगे, ठीक है, बल्ले-बल्ले। केमिस्ट्री कौन सा है? कोई लिथियम आयरन यूज़ कर रहा है, मतलब निकल मैंगनीज कोबाल्ट यूज़ कर रहा है, कोई सिलिकॉन यूज़ कर रहा है, कोई लिथियम आयरन फॉस्फेट यूज़ कर रहा है, सब अलग-अलग कर रहे हैं। यानी कि रिपेयर, सर्विस ये सब तो है ही नहीं सोच में, और आग लगने पे फायर फाइटर्स को नहीं पता कि भैया हम करें क्या इसका? और ये समझना बहुत ज़रूरी है, बैटरी का आग बुझाया नहीं जा सकता क्योंकि उसमें दोनों पार्ट खुद है। जैसे कि आपका पेट्रोल का कोई आग लगता है, उसे बुता क्यों लेते हैं? उसको जब तक हवा से ऑक्सीजन मिल रहा है वो जल पाएगा, ऑक्सीजन काट दीजिएगा वो रुक जाएगा। बैटरी में ऐसा कुछ नहीं, बैटरी में दोनों चीज़ें है उसके पास। मतलब बर्निंग का फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र दोनों होता है, इसीलिए उसे रोका नहीं जा सकता। पानी में भी डुबा दिए वो जलता रहेगा। तो इ वही बोला, स्टैंडर्डाइज़ेशन हो तब ना कंट्री कोई डेवलप करे, ठीक है? सब लोग अगर ये केमिस्ट्री यूज़ करें या ये रेंज की केमिस्ट्रीज़ यूज़ हो रही हैं कि भैया ये कोई हद से दीर्घई लगाने लगा या कि वो स्टैंडर्डाइज़ेशन नहीं होना बहुत सारा आगे का स्टेप्स को बैंड बजा देता है। अब बैटरी रिप्लेसमेंट के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है कि भैया ठीक है, आपने आपने बस बना दी, ठीक है, और बैटरी आपका 10 साल के बाद जब बोल जाएगा तब क्या करेंगे? मतलब 10 साल के बाद भी होता है ना कुछ, मतलब यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठा हूँ जो 10 साल से ज़्यादा पुराना है, आप ओला उबर में जाते होंगे तो 15-15 साल पुरानी गाड़ी रहती है। भैया 10-15 साल बाद क्या होगा वो बताइए? उसका कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। मतलब भगवान भरोसे कि हम ना आपका अगर बैटरी खराब हो गया तो नया गाड़ी दे दें, क्योंकि बोल रहे हैं बैटरी इतना इंटीग्रेट कर दी है कि उसे खोल के निकालना है, उसके हिसाब से सोचे नहीं है, डिज़ाइन नहीं किया है। बहुत सारे केसेस में बैटरी का कोई प्लानिंग भी नहीं है कि ठीक है सर, आपने ये गाड़ी बेच दिया बल्ले-बल्ले, मान लीजिए 15 साल बाद जब ये बैटरी थोड़ा हल्का हो जाएगा तब क्या करेंगे? वो आपका प्रॉब्लम है। इसलिए कबाड़ बेच रहे हो? गाड़ी इकलौती ऐसी चीज़ होती थी जो आराम से आप उसे 20-30 साल चला सकते हैं, जब तक मेंटेन की, और मेंटेन करने वाले बहुत लंबा खींच लेते हैं। मेंटेनेंस की बात है, और आप मेंटेनेंस के जहाँ ये कर दो ना कि सर यूज़ करो और उसको फेंक दो। भाई उतना सस्ता चीज़ नहीं है ये। तो वही बोल रहे हैं, मोस्ट गाड़ी का जो सोल्ड है उसका रीसेल वैल्यू बहुत खराब है। ये बहुत दर्द देगा जितने भी लोग को ज़बरदस्ती आप फ़ोर्स कर दे रहे हो। ऐसा नहीं है ना कि हम गाड़ी बेच रहे हैं और प्लस आप ज़बरदस्ती का लॉ आपने पास कर दिया तो बाकी लोग भी करेंगे, भैया पेट्रोल गाड़ी आप खरीद के क्या होगा? तो रीसेल वैल्यू भी नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर से सोच के करने का साइड इफ़ेक्ट है। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन है। हाँ, सॉल्यूशन ये है कि ईवी टेक्नोलॉजी अभी रेडी नहीं है प्राइम टाइम के लिए। प्राइम टाइम का मतलब होता है कि आपको सोचना नहीं है। प्राइम टाइम जैसे मैं आपको कंबस्चन गाड़ी बोलता हूँ, आपको कभी दिमाग नहीं लगा, अच्छा ना सिलेंडर का कितना कंप्रेशन है, कैसे वो काम कर रहा है, आप नहीं सोचते हो। क्यों नहीं सोचते हो? वो सॉर्टेड है, सॉर्टेड, चिल, आपको लोड नहीं लेना है। वो उसका वही मतलब होता है। आप बस बात करते हो कितना पावर है या माइलेज कितना है। काम हो गया, उसको जितना चीज़ करना था वो सॉर्टेड हो चुका है। हम लोगों ने पिछले 150 साल से उसमें मेहनत कर रहे हैं। वो सॉर्टेड है, डन, गो होम। इलेक्ट्रिक वैसा नहीं है, इसीलिए अभी उसमें सारा अच्छा हम ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं ना, हम ये मोटर दे रहे हैं ना, हम ये बैटरी केमिस्ट्री दे रहे हैं, क्योंकि अभी वो सॉर्टेड नहीं है, प्राइम टाइम रेडी नहीं है। जैसे कि हर गाड़ी में एक डिफ़ॉल्ट फीचर सेट नहीं है। किसी-किसी में है कि आप बैटरी से, जो गाड़ी की बैटरी है, उससे आप घर का लोड चला सकते हैं, जिसे कहते हैं व्हीकल टू ग्रिड। और वो बहुत सारे केसेस में लोगों का जान बचाया है, क्योंकि जैसे मान लीजिए, या पता नहीं हमको आज से समझ नहीं है, अमेरिका में घर हवा का क्यों बना रहता है? टूट-फूट गया, हो गया, लोग भैया अपना गाड़ी से बैटरी डाले, ग्रिड को लोकल एरिया में ग्रिड रिचार्ज कर दिए। रिचार्ज करना मतलब ग्रिड चालू कर दिया, लोग का इमरजेंसी सर्विस चालू हो गया। वो कर सकते हैं और होना चाहिए, लेकिन वो फिक्स नहीं है, हर में नहीं है और रेगुलेशन अलग-अलग है। और इंडिया के इस केस में पता नहीं क्या गांजा फूका था कि हम एक काम करें ना, जो इलेक्ट्रिक प्लग आपका गाड़ी में लगे ना, वो टू व्हीलर में नहीं लगेगा। टू व्हीलर में हम नया स्टैंडर्ड पास करेंगे ताकि पब्लिक की लग जाए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी रेडी नहीं है। आप मार बटर मसाला कीजिए, टेक्नोलॉजी रेडी नहीं है। नहीं है, जस्ट नहीं। तो हम लोग को क्या चाहिए उस तरह की सिचुएशन में? हम लोग को चाहिए ब्रिज टेक्नोलॉजी जो हैंडओवर करे, यानी कि अभी तुम पक रहे हो, उस दरमियान हम इस टेक्नोलॉजी में कूदते हैं, ये पूरा हम लोग को ट्रेनिंग, ट्रायल, सेफ्टी सब दे देगा। उसके बाद जब तुम पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, बोलते हैं ना, जब बंदा तैयार हो जाएगा जंग में जाने के लिए, तुम जाओ। अभी कूदना नहीं है। तो इसमें कौन टेक्नोलॉजी सबसे बढ़िया है? इसमें सबसे बढ़िया है सीरीज हाइब्रिड परफेक्ट टेक्नोलॉजी है। ऐसा क्यों? अब यहाँ पे देखिए, बैटरी गाड़ी के साथ सबसे धांधली ये हुआ कि हर कोई उसका रेंज कंपेयर करने लगा। मेरा गाड़ी ना 100 किलोमीटर चलता है, मेरा गाड़ी ना 150 चलता है, मेरा ना 200 चलता है, मेरा ना 300 चलता है। इट्स लाइक वैसा नहीं बनाना था हम लोग को, गाड़ी बनाना ही नहीं था। अभी टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि आप उतना रेंज दे सकें। और इसका प्रूफ चाहते हैं ना, देखिए कि बड़ी-बड़ी गाड़ी जो है, जैसे आपका ये
पिकअप ट्रक्स हैं, उसका यूनिट देखिए कितना यूनिट की उसकी बैटरी आएगी, किलोवाट आवर जो कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है, रेंज नहीं है उतना। और आप बढ़ाओगे, रेंज उतना नहीं बढ़ता है, क्यों? वजन बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल टैंक नहीं है कि पेट्रोल जैसे-जैसे खपाते जाते हो, हल्का होता जाता है। प्लेन एक्चुअली इसीलिए उड़ पाता है, कि जब उड़ता है तो बहुत भारी रहता है, लेकिन धीरे-धीरे हल्का होता जाता है। माइलेज जो आखिरी लीटर्स हैं, उसका ज़्यादा हो जाता है। तो बैटरी में तो ऐसा हो नहीं रहा, बैटरी जितना हमने उठाया था उतना ही है, तो रेंज नहीं मिलता है। अब रेंज के पीछे सब लोग भागने लगे, सब कंपेयर करने लगे। बैटरी कहाँ पे हम लोग चल रहे थे, 10 यूनिट की बैटरी डाल रहे थे, अब 20 से नीचे का तो कोई गाड़ी मैंने देखा भी नहीं, और 30-40 देने लग रहे हैं। वो समस्या बहुत बहुत अनकुक्ड है। बेसिकली टेक्नोलॉजी रेडी नहीं थी, हम लोग जबरदस्ती का उसे प्रीमियर में डाल दे रहे हैं। सीरीज हाइब्रिड उस समस्या को सॉल्व कर देता है, और वो लार्ज स्केल पे भी काम करता है। मैंने जितने भी गवर्नमेंट का देखा है, उसमें सभी कह रहे हैं कि ना हम ट्रक को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि अगर ट्रक को छेड़ दिया, अगले दिन हम लोग भूखे मर जाएंगे। फार्मर्स लोग बोलेंगे भैया हम नहीं आपका अफोर्ड कर सकते, और हमारा खाना इतना महंगा हो जाएगा, पनीर का तो सपना भी देखना छोड़ ही देंगे। तो ये मैं थोड़ा सा खुश हूँ कि ये लोग इतना नहीं फूक रहे हैं कि सारे ट्रैक्टर को बदलो। लेकिन बात है कि वही सबसे ज़्यादा तेल खाता है, उसको सुधारो। तो कैसे सुधारे? सीरीज हाइब्रिड से करो। स्मॉलर बैटरी सस्ता होता है। अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी का दाम देखेंगे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सब लोग वो जो कंपेयर कर रहे हैं कि मेरा ना बड़ा है, मेरा रेंज ज़्यादा बड़ा है। तुम रेंज मत दो ना। रेंज बोलो भैया सिर्फ हम 50 किलोमीटर का रेंज देते हैं, और 50 बहुत कम है। 50 बहुत से बहुत ज़्यादा है। ये कैसे पता मुझे 50 बहुत से ज़्यादा? जितने भी देश के ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन हैं, चाहे नेशनल ट्रांसपोर्टेशन ब्यूरो हो, चाहे गूगल हो, एप्पल हो, उन सबका मैप डेटा देखिए। डेली मतलब ट्रैवल जो है बहुत लोगों का 50 के अंदर निपट जाता है। मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस का 50 के नीचे निपट जाता है। और 50 के बाहर चले गए तो कोई दिक्कत नहीं, आपका इंजन चालू हो जाएगा, चलने लगेगा, काम खत्म। सीरीज इंजन, जनरेटर, बैटरी, बैटरी से मोटर। वो इंजन आपका चक्का नहीं छुएगा, इंजन चक्का छुएगा आप फेल हो जाएंगे। जैसे कि सेवर्ले वोल्ट के साथ हुआ था, और जितने भी होंडा ये सब के साथ हुआ, वो सब में बहुत कबाड़ है, क्योंकि वो मार्केटिंग के लिए अच्छा लगता है कि सर देखिए अगर आप 100 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक मोटर देते हैं सीरीज में, आपकी गाड़ी 100 हॉर्स पावर की रहेगी, ठीक है। वहीं पे अगर सीरीज हाइब्रिड कर देते हैं, सर 100 हॉर्स पावर का हम डीजल इंजन दे रहे हैं या पेट्रोल इंजन दे रहे हैं, 100 हॉर्स पावर का हम आपको इलेक्ट्रिक मोटर दे रहे हैं, लेकिन दोनों एक साथ चला के हम आपको 200 हॉर्स पावर का दे सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो वो सेल के लिए बहुत अच्छा लगता है। भले सर आपके इस सिस्टम में क्लच बॉक्सेस हैं, एक क्लच नहीं, क्लच बॉक्सेस लगे हुए हैं, ट्रांसमिशन लगे हुए हैं। वो सब कबाड़ इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इतना फचांग रहता है। अब कभी देखिए खोल के देख के, मैं नीचे एक चैनल शेयर कर देता हूँ जो बहुत अच्छा सा ब्रेक डाउन दिखाता है, दिमाग खराब हो जाएगा भैया, सही में कंपनी बैंकरप्ट हो गई इसको बनाने में, इतना फचांग है। सीरीज हाइब्रिड, जनरेटर, मतलब ये लाइक कंबस्चन इंजन, जनरेटर, वायरिंग, बैटरी, काम खत्म। तो वही बोले सीरीज हाइब्रिड सबसे बेस्ट है। पैरेलल नहीं, पैरेलल F1 के लिए अच्छा है, लेकिन F1 में पैसा का रिटर्न नहीं देखा जाता है, सिविलियन गाड़ी में देखना होता है। स्मॉलर बैटरी सस्ते में निपटा देगा। दूसरा, रेंज एंग्जाइटी नहीं होगा। जैसे कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ रोज, शहर ओवर में जितना भी शॉपिंग करना, बेयरली मैं 50 के छोड़िए 20-22 में बोल जाएगा, वो भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, ठीक है। आप चला लिए, लेकिन किसी दिन हो गया भैया मेरे को कोर्ट जाना है, 240 किलोमीटर वो दूर है, कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी चला रहे चले, बैटरी खत्म हो गया, बैटरी हल्ला करेगा, सर चार्ज लगाओ, हम चलाते रहेंगे, बोलेगा भैया नहीं सुनने वाला है, काम करो, इंजन चालू करो, चार्ज करना शुरू कर देगा आराम से, कोई टेंशन नहीं, और माइलेज भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वही बोल रहे हैं इंजन को वो फ्लोट करा दे रहा है, उसे शॉक नहीं लग रहा है, गियर ट्रांसमिशन का नहीं लोड लेना, वो परफेक्ट आरपीएम पे, परफेक्ट टेम्परेचर पे चिल मार रहा है वो बहुत ज़्यादा। और इसमें फुल फ्यूल मोड में भी चला रहा है, मतलब कि आप ये कर दे रहे हो और कोई देश में ये नहीं कर रहा है कि ठीक है हम चार्ज ही कर ही नहीं रहे लोग, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपका तेल बचेगा, इसीलिए सबसे बढ़िया। और ये ग्रिड में भी आ गया, जैसे बोले ये ट्रक इन्होंने बना दिया, सेल कर दिया, मतलब इलॉन मस्क का कब से प्रॉमिस हुआ है, ये तब तक कंपनी खोले, कंपनी में बना दिए, कनाडा का वो ले चुके, आप तो दूसरा तीसरा पीस बना रहे हैं, इनका चैनल में जाके देखिए। और क्या ये टेक्नोलॉजी हमने कभी कभी अपने लोकोमोटिव देखा है, डीजल ट्रेन सब वही रहता है, इंजन तो ये अल्टरनेटर को चलाता है, अल्टरनेटर से बिजली जाता है आपका कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स पे, फिर मोटर में जाता है। सबमरीन देखा है, वही होता है सबमरीन में कि डीजल इंजन चलता है, उससे जनरेटर चलता है, जनरेटर से बैटरी चलता है, बैटरी से ये चलता है। ये सब 100 साल से टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। हम लोग ये जो जबरदस्ती का पैरेलल में कूद गए, और या जबरदस्ती से फुल बैटरी में कूद गए, हम लोग मारे गए। यही सबसे बड़ा तकलीफ है। और यही सोचिए, यहाँ पे इनका मैथमेटिकल डेटा पॉइंट यही है कि अगर आप 10% ट्रक्स में बचा देते हो ना फ्यूल, सिर्फ 10%, ज़्यादा नहीं 10%, और उससे ज़्यादा ही बचा सकते हो, लेकिन 10 मिनिमम मान लीजिए, वो कई गाड़ी हटाने जैसा हो, क्योंकि ट्रक सब दिन भर चलता रहता है। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास सोल्यूशन है, लेकिन ये जो जबरदस्ती का टेक्नोलॉजी जो रेडी नहीं है, उसे कूद रहे हैं कि भैया नहीं नहीं इसी को जबरदस्ती करो। सर हर कोई उतना अमीर नहीं होता है कि एक्सपेरिमेंटल व्हीकल या ये कर लो वो कर लो, और हाँ भाई आपका घर में बाढ़ आया तो अब आपका घर जल जाएगा, क्योंकि उसमें बैटरी वाले में पानी घुस जाता है। और पानी कैसे घुसता है? शायद उसका वोल्टेज से बहुत ज़्यादा ये रहता है, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, धीरे धीरे करोड करता है। मतलब जितने भी अमेरिकन घर में इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, फ्लडिंग के बाद बहुत सारा रैंडमली जलना शुरू हो गया, बहुत सारा, एक दो नहीं, बहुत सारा जला है।
और वही बात है, जलेगा कितना नुकसान करेगा, वो डिपेंड करता है कितना बड़ा साइज़ है। 30 यूनिट की बैटरी जितना ज़्यादा आग लगाइए कंपेयर टू 10 यूनिट, 10 यूनिट वाला संभाल लो शायद, 30 यूनिट वाला भगवान भरोसे। तो को सॉल्यूशन है, बस हमें बेवकूफ़ी नहीं करनी है। इसीलिए बोला जो कंट्री है ना कि नहीं हमको इंजन ही पे बैन लगा देना है, वो मारा जाएगा। और रहा बात अगर आप जंबो जेट्स का बात कर रहे हैं, वो तो बैटरी पे चल ही नहीं सकता, हाइड्रोजन पे भी नहीं चल सकता। थैंकफुली मैंने देखा है पायलट्स लोग समझदार हैं, वो सीधे बोला सर बिना हाइड्रोकार्बन के कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जो उतनी एनर्जी रखे जितना चाहिए एक जंबो जेट को। कि भैया 2 घंटा में हवा में 400-500 किलोमीटर प्रति घंटा पे उड़ रहे हैं या 700 किलोमीटर प्रति घंटा पे उड़ रहे हैं, वो नहीं, वो किसी और चीज़ में उतनी एनर्जी नहीं है, हाइड्रोकार्बन को छोड़ के। तो सॉल्यूशन है, बस हमें धांधली नहीं करना है। अब रहा बात की जो सबसे खतरनाक बात है, ऐसा हो कैसे रहा है? अगर मुझे पकड़ में आ जा रहा है, लोग कंपनी खोल ले रहे हैं इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, तो प्रॉब्लम कहाँ से है? प्रॉब्लम आ रहा है मोरल सुपीरियॉरिटी से। ये दुनिया का सबसे बड़ा पॉइज़न है। मतलब कि आपकी दुनिया में ज़िंदगी क्यों खराब है? मोरल सुपीरियॉरिटी के चलते। तो समझिए आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड कर देता है। ये बात एकदम सच है। यानी कि आपका बैटरी गाड़ी आपने खरीद लिया, बड़का बैटरी है उसमें, आप एकदम खुश हो कि भैया ये तो मेरा सोलर पे चल रहा है। सर उसकी बैटरी की माइनिंग कांगो में हुई है। वो कांगो में ज़हर निकाल दिया है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। आप चिल मार रहे हो। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। लेकिन रहा बात पर्यावरण का, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक्चुअली पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान हुआ। जो बोल रहे हैं शुरू-शुरू के गाड़ी में जो सब लोग एनालिसिस कर रहे हैं, सबका यही अर्थ है कि भैया इलेक्ट्रिक गाड़ी से ज़्यादा प्रदूषण होता है। बात एकदम सच है। वो आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड कर रहे थे। और वही बोला टेक्नोलॉजी रेडी नहीं थी, उसे अभी भी नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती का जो फ़ोर्स कर रहे थे वो बेसिकली आप ये करो ना सर मेरा शहर साफ-सुथरा है, अगल-बगल जहाँ माइनिंग हो रही है वो मर रहे हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है। और वही बोला कुछ-कुछ केस में उससे भी बुरा कि भैया आप तो कहने को बैटरी गाड़ी चला रहे हो लेकिन वो कोल पावर प्लांट पे चल रहा है। तो वही समझिए और ये डिसीजन की रूलिंग क्लास जो है, वो आराम से अफ़ोर्ड कर सकती है, ठीक है? एक ब्यूरोक्रेट अगर गवर्नमेंट का बोलता है कि सर ना हम हाइड्रोजन का टॉय ट्रेन चलाएँगे ना, उसमें 600 करोड़ का चूना लग जाएगा, तो उसको थोड़ी पेनल्टी पड़ेगा, वो आप और हमारी मारी जाएगी कि भैया सर आप पे हम टैक्स बढ़ा रहे हैं और आप लोग टैक्स से लड़ोगे तो हम इन्फ्लेशन करेंगे, पैसा छापने लगेंगे, तो आप भूखे इधर से मरो या उधर से मरो, उसका कुछ नहीं जाएगा। तो रूलिंग पार्टी जो है उनका कभी कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो अपने आप को इंस्टाग्राम पे दिखाएँगे, देखो मैं पर्यावरण का सोच रहा हूँ। इट्स लाइक सर आपने पूरा सिस्टम का एनालिसिस नहीं किया, आप बस ये कर रहे हो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मेरी नज़र से हट गया। तो ये समझना मुझे और हाइपर इन्फ्लेशन जो चल रहा है मतलब ये जो पैंडेमिक के बाद हाइपर इन्फ्लेशन आ गया यानी कि जितना रेट से दाम बढ़ रहा है, आम पब्लिक नहीं अफोर्ड कर सकती कि आप लॉ लगा दो कि नहीं देखो अब तुमको खरीदना है तो तुमको यही खरीदना है बैटरी वाला। सर ये 4 गुना महँगा होता है नॉर्मल गाड़ी से, नहीं तुमको खरीदना है, मार डालेंगे। और रहा बात इसका बैकफायर होता है, ठीक है? ये ऐसी बात नहीं कि ये होगा आप कुछ नहीं कर सकते, लोग कर सकते हैं। लोग क्या करेंगे? डेमोक्रेसी में सीधे उलट देंगे गवर्नमेंट को। अभी जैसे ट्रम्प ये सीधे-सीधे ग्लोबल वार्मिंग नहीं मानता, तो लोग उसे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि लोग का जीना हराम हो गया है। लोग नहीं खा पा रहे हैं और बैटरी वाले जो लोग लिए हैं उनका और मजाक बन रहा है क्योंकि देखिए ये कैलिफोर्निया टोल्ड नॉट टू चार्ज ईवी एज ग्रिड स्ट्रगल्स इन हीट वेव यानी कि जब आपको जरूरत है तो ग्रिड उतना लोड नहीं हो ग्रिड रेडी नहीं है। फिर आपका ये दूसरा हुआ है, दूसरी बार कैलिफोर्निया में हुआ, एक बार 2021 में 2022 में ऑलमोस्ट ये सालाना हो रहा है और ये सब जगह होगा बाय द वे कि अगर धड़धड़ा के सब लोग इलेक्ट्रिक इसी सीरीज हाइब्रिड में, अगर सीरीज हाइब्रिड में आपको ये न्यूज़ मिलता है कि सर बैटरी चार्ज मत करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है? और आधा से ज़्यादा टाइम में आपका बैटरी उतना डिस्चार्ज होगा नहीं क्योंकि इन जनरेटर चालू तो रखना पड़ता है उसको हर हफ्ते में एक बार तो आप चलाओगे 5 मिनट के लिए, मतलब कंप्यूटर ही चला देगा। तो वो समस्या सॉल्व कर देगा। लेकिन हम लोग समस्या सॉल्व नहीं कर ऊपर वालों को ना दिखाना कि हम ना इको कॉन्शियस हैं, हम मोरल सुपीरियॉरिटी लेके चल रहे हैं, वो बहुत बुरा है। और डेमोक्रेसी में बोल रहे हैं, वो लोगों को नफ़रत भर देता है और लोग बोलते हैं भैया ये जो हमारा जीने का दाम कम करे, इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प जीता है। जो ऊपर से लोग डिसीजन पास कर दे रहे हैं, जैसे कमाला हैरिस का ओपनली बोल रही थी, हम लॉ लगा देंगे ना कि इलेक्ट्रिक गाड़ी सबको चलाना पड़ेगा। इट्स लाइक भैया मेरा पेट में खाना नहीं जा रहा है, तुम इलेक्ट्रिक गाड़ी की ज़बरदस्ती कर रहे हो, जो एक वो गाड़ी है हमारे पास वो नहीं चले। मैं थोड़ा एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, वही समझिए सब जगह देश में वही हो रहा है कि ऊपर वाले बैठ के डिसीजन पास कर देना ना कि हम ना आपकी ले लेंगे। इट्स लाइक भाई डेमोक्रेसी का ये एक फ़ायदा है कि ठीक है पूरा पृथ्वी मरने दो लेकिन हम आज आराम से खा पी के मरेंगे। तो ये बहुत बड़ा ये बात बहुत है। द यूजुअली फ्यूटाइल टू ट्राई टू टॉक टू फैक्ट्स एंड एनालिसिस टू पीपल हु आर इंजॉइंग सेंस ऑफ मोरल सुपीरियरिटी इन देयर इग्नोरेंस। जो लोग मोरल सुपीरियरिटी पे एक बार चढ़ गए उनसे दूर रहें, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर वो गलती से कभी पोजीशन ऑफ पावर पे गए, दुनिया बर्बाद हो जाती है। हर बार वही होता है। मोरल सुपीरियरिटी सबसे खतरनाक चीज़ है। आप कोई भी क्योंकि देखिए जब भी आप लॉजिकली कोई चीज़ देखिएगा उसमें हमेशा होगा प्रोज एंड कॉन्स। मोरल सुपीरियरिटी हमेशा ऐसा इससे बढ़िया डिसीजन नहीं है, इसलिए हमें हाइड्रोजन का ट्रेन बनाना चाहिए। सर मारे जाओगे। जर्मनी बना के पूरा डिटेल शेयर कर चुका है, प्लीज पढ़ लीजिए। हम टैक्स का पेपर में गलती करते हैं, आप हमारे घर में घुस के गोली मारते हो और आप यहाँ पे देश में 10,000 करोड़ का चूना लगा दोगे और उसके बाद इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ गया है, एक काम करो ना इलेक्ट्रिक गाड़ी कर दो।
वो मोरल सुपीरियरिटी से आ रहा है, क्योंकि कहने में बड़ा अच्छा लगता है, हम ना पर्यावरण में बचा रहे हैं। मोरल सुपीरियरिटी से हमेशा दूर रहें। वही बोल रहे हैं। और प्रॉपर एक्शन प्लान किसी के पास नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ कि सोलर लगाएँगे, तो हम आपको ओपनली बता सकते हैं, भैया सोलर सब कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर सब लोग लगाने लगे, ग्रिड की इनर्शिया खत्म हो जाएगी, ग्रिड फेल हो जाएगा। तो मैं बोलूँ, भई देखो पम्प्ड हाइड्रो लगाओ, तब जाके ग्रिड में इनर्शिया आएगा। और बेटर करना है, कोल में थर्मल एनर्जी स्टोरेज डालो, ताकि स्पिन मास बना रहे, बल्ले-बल्ले रहें। तो आप समझ रहे हैं ना कि जो आपको पूरा डिटेल बता सके, उसमें आपको समझ में आ गया, हाँ, इसने कुछ प्लान किया कि ये करोगे तो ये होगा। जैसे जो भी देश थोड़ा लॉजिकली चल रहा है, ठीक है सर, हम ये बढ़ाएँगे, उसके बाद ये समस्या आएगा, उसे ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे-ऐसे ही बढ़ें। मेजॉरिटी लोग जो आपको इंस्टाग्राम पे रूलिंग क्लास है, पॉलिटिकल लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई उनके पास प्लान नहीं है। हम बस ऐसा कर देंगे, सर उससे ये नुकसान होगा, हम बस कर देंगे। अरे उससे सर ये मारा जाएगा, अरे कर देंगे हम बस। कभी प्लान का 2-3 स्टेप आगे का नहीं प्लानिंग रहता, और वो बहुत खतरनाक है। वो है कि सर आप हमारे ज़िंदगी के ऊपर डिसीज़न कैसे ले रहे हो, जब आप खुद ही मूर्ख हो? ये बहुत कड़वा कर देता है। इसीलिए प्लीज़ ट्रम्प-व्रम्प पे गुस्साइए मत कि वो ग्लोबल वार्मिंग को नहीं मानता। ग्लोबल वार्मिंग जो मानते हैं, वो मोरल सुपीरियरिटी का मास्टरबेशन कर रहे हैं। वो इसीलिए ट्रम्प को इलेक्ट किया है। ट्रम्प मतलब समझिए ऑलमोस्ट नेचुरल रीसेट है। हर डेमोक्रेसी में होगा। अगर आप पब्लिक की लेने पे आ जाएँगे, पब्लिक आपको पलट के मार देगी, भले लॉन्ग टर्म में नुकसान हो। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, मोरल सुपीरियरिटी से हमेशा दूर रहें। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, आइस का जो बैन के बारे में सपना देखा जा रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक करते हैं तो उससे शेयर करते हैं, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने हर वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।